नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वणक्कम प्रणाम। हमारे साथ जुड़े हुए धीरेन्द्र पुंदी सर और बड़े इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ में आया हुआ है। बांग्लादेश में हलचल क्या हुई? ममता बनर्जी के मुंह पे दही जम गई। क्यों इतनी परेशान है? सीक्रेट्स पे सीक्रेट्स उनके लगता है बाहर आने वाले हैं, या फिर कुछ और चीजें हो रही हैं बैकग्राउंड में? समझते हैं धीरेन्द्र सर से। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार नमस्कार, आपका और तमाम दर्शकों का। जी सर। सर, ममता की चुप्पी बढ़ती जा रही है। पहले इतनी चुप नहीं रहती थी। ममता तो फायर ब्रांड है। अग्नि कन्या उन्हें तभी कहा जाता है वेस्ट बंगाल में। तो उनका तो जब वो मुंह खोलती है तो कुछ ना कुछ ज्वालामुखी भड़कता है। तो अचानक से इतनी साइलेंस, इतना सन्नाटा क्यों है? देखिए, अगर हम लोग देखें तो 22 तक उनका या 23 तारीख तक उन्होंने अपने कोलकाता के इंडोर स्टेडियम में टीएमसी कार्यकर्ताओं को कहा। अगर हम लोग इस तरह देखें तो वो चुनाव आयोग पर ही उनके बयान थे। अब तक कहा उन्हें वैनिश कुमार कहा कि साहब इतना बेशर्म और चुनाव आयोग कभी नहीं देखा। ये भाजपा के इसको का बुआ के साथ मिलकर 1.5 करोड़ लोगों के नाम काटने की साजिश है। लेकिन जो ममता बनर्जी जिसके बयान जो है चुनाव के वक्त तक, जबकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच चुके, भले ही उस दिन उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरा या तमाम चीजें उन्होंने देखी हैं, तो मुझे लगता है कि वो इसके बावजूद उनका जवाब जिस तरह आता है वो नहीं आया। वो खामोशी, लोगों को लग रहा है कि ममता बनर्जी की ये खामोशी बड़े कुछ ज्यादा ही बोल रही है, ज्यादा उनकी खामोशी से ज्यादा आवाज आ रही है बामुकाबले उनके बोलने से। और ये सब चीजें इसलिए हैं क्योंकि इस वक्त ममता बनर्जी थोड़ा घिर गई हैं। अगर हम इसको मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं तो ममता बनर्जी अब पहले की तरह इतनी ताकतवर या इतनी उसमें नजर नहीं आ रही। वो अकेली है जिनके कंधे पर ये पूरा चुनाव आके टिका हुआ है, और उनको जिस तरह की पार्टी की ग्राउंड से मदद या वो सब, वैसे भी वो जो रीजनल पार्टियां होती हैं वो वन मैन शो ही होती हैं। अगर मैं ये कहूं, उनको आप वन मैन शो से ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। ये चूंकि पार्टियां जिस तरह से वन मैन शो में तब्दील हो जाती हैं, उसके बाद इनका ना कोई वो रहता है, ग्राउंड वर्क रहता है, ना इनका कोई तमाम चीजें रहती। तो मुझे लगता है ममता बनर्जी उस हीट को फील कर रही हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी से उम्मीद थी उनको। लेकिन आप देखेंगे अभिषेक बनर्जी के ऊपर जिस तरह के मसले मसाइल हैं, तो उनको लेकर वो बहुत ज्यादा वोकल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस तरह से रहते नहीं। और उनकी अपील, मतलब हम लोगों को ऐसा बाहर जो है लगती है कि इतनी नहीं है जितनी ममता बनर्जी की है। तो ममता बनर्जी इस बार बढ़ते हुए दबाव को महसूस कर रही हैं। बीजेपी और आरएसएस की वहां जबरदस्त तरीके से अंदर इस समय वो लोग मेहनत भी कर रहे हैं, वो मेहनत दिख भी रही है। और बिहार के चुनाव के बाद अभी आपने देखा महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश दोनों कितनी गोवा, दूर हैं। गोवा में भी आज जो रिजल्ट है वो भी उनके गोवा फेवर का में है। भी रिजल्ट है। लेकिन मैं इन दोनों को इसलिए कह रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश देखिए कहां बैठा हुआ है, आपके बल वहां उसी सेवन सिस्टर्स का पार्ट हो जाता है। और अगर इधर आते हैं तो महाराष्ट्र इधर पहुंच गया। तो दोनों तरफ से बिहार के चुनाव के बाद ये एकदम उलट आइडिया दे रहा है। तो ममता बनर्जी मुझे लग रहा है कि हवा को देखने की कोशिश कर रही होंगी, माहौल को भापने की कोशिश कर रही होंगी। और चूंकि मैं ये तो कहूंगा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो सबसे जिनकी ग्राउंड पकड़ है, वो अगर कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी है तो उनमें ममता बनर्जी पहले नंबर पर है, उसमें कोई शक नहीं। सर, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही और हमने ये बात पहले भी उठाई है एक दो शोज में। वन मैन पार्टी लंबे टाइम नहीं चलती है। जयललिता को ही देख लीजिए, एआईएडीएमके को किस ऊंचाइयों तक लेकर गई थी। आज वही एआईएडीएमके स्ट्रगल कर रही है तमिलनाडु में अपने सर्वाइवल के लिए, इनफैक्ट। जी, देखिए ये आपको एक आपको लगता आदमी, है कि ममता का भी यही अंत होने वाला है कि उनकी पार्टी भी तितर बितर? क्योंकि हुमायूं ने जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, उन्होंने एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया। 2 महिलाओं को शायद टिकट भी देने की बात कर ली है, और एक और कोई पुरुष है उनको भी। जी। देखिए मैं राजनीतिक अंत की जब आप बात कर रहे हैं तो वो ये ही इस तरह के लीडर्स की लिगेसी, अगर वो किसी जातीयता, क्षेत्रीयता या भाषाई तौर पर निर्मित नहीं की जाती तो फिर इसी तरह जाती है। उसका कोई वैचारिक आधार होना चाहिए अगर वो टिके। जैसे उत्तर प्रदेश में है, मुलायम सिंह के बाद वो लिगेसी उनके बेटे के पास चली गई। और आपने देखा विधान लोकसभा चुनाव में वो एक बड़े कॉम्बिनेशन के साथ जीते भी, जबकि उनके सामने योगी आदित्यनाथ जैसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। तो उसी तरह से आप देखेंगे आरजेडी के पास आई, उनके पास चूंकि एक जाति पर निर्भर है।
लेकिन बंगाल ऐसा नहीं है। बंगाल को हमको देख, जैसे अगर हम लोग केरल में जाएं या कहीं जाएं तो वहां एक विचार पर आधारित पार्टी, चाहे वो जो भी है जिससे हम लोग मुतासिर होते हैं या नहीं होते, वो अलग चीज है, लेकिन वो एक पूरी आधारित पार्टियां हैं जो इस तरह से सरवाइव कर जाती हैं। डीएमके के बाद पहले करुणानिधि के बाद फिर आपने देखा उनके बेटे स्टालिन, और उसके बाद उदयनिधि को उन्होंने रास्ता दिया हुआ है। लेकिन जो अचानक बनी और जिनका जातीय कॉम्बिनेशन उनके बाद के समर्थकों के साथ नहीं बैठता है, वो इस तरह से खत्म हो जाती हैं। जैसे आपने नाम लिया, क्योंकि एआईडीएमके के, क्योंकि देखिए वो ब्राह्मण्स कम्युनिटी से आती थी, शशि वो जो उनको जे जयललिता, लेकिन एमजीआर के साथ उनके जिस तरह से एमजीआर के पास उनकी राजनीतिक विरासत गई, तो उन्होंने उसको मेंटेन किया उसके साथ। लेकिन उसके बाद की लीडरशिप का जो झगड़ा था, चूंकि कोई या तो परिवार का आदमी संभालता, जैसे आप गांधी फैमिली में जितने भी डिवीजन होते हैं, कांग्रेस में 25 टूट जाएं, लेकिन मेन कांग्रेस लोग उसी को मानते रहेंगे जिसमें गांधी फैमिली का कोई मेंबर हो। इस तरह से जैसे समाजवादी पार्टी में डिवीजन हो जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है वो किसको मानेगा, जिसमें अखिलेश यादव खड़े होंगे। लेकिन चूंकि जे जयललिता के जाने के बाद वहां ऐसा कुछ नहीं बचा था। ईपीएस और ओपीएस के बीच में जो है जिस तरह की लड़ाई हुई, वो पनीरसेल्वम और इसके पलनीस्वामी के बीच में, उसने पार्टी को खंड खंड कर दिया। उसके पास कोई नया आइडिया नहीं बचा, चूंकि जे जयललिता का करिश्मा था जो उनको जिताए हुए था। आपने इसको बिल्कुल सही से मैं कहूंगा तुलना की है, क्योंकि ममता बनर्जी उस राज्य में है जहां जातिगत तो सबसे कम, मुझे लगता है जितने राज्यों को हम देखते हैं वहां जातीय आधार पर इतनी बड़ी चर्चा बंगाल में नहीं होती, क्योंकि जो इतने लंबे समय तक लेफ्ट के शासन ने उसको क्लास में बदल दिया था, तो वो वहां दिखता है। लेकिन ममता बनर्जी की कोई वैचारिक लाइन अलग से नहीं है। वो कांग्रेस से टूट के आई थी और उन्होंने कोई अपनी वैचारिक लाइन बनाने की कोशिश भी नहीं की, कोई एक अलग से राजनीति उन्होंने कोई क्रिएट की हो वो भी नहीं। कभी वो क्षेत्रीय भावनाओं पर चली जाती है, कभी वो महिलाओं को लेती है, कभी कुछ। तो मुझे लगता है कि ये खतरा हमेशा उनके सामने रहेगा कि अगर उनके जो लोकप्रियता है या उम्र भी अब उनकी है, ये आखिरी इलेक्शन हमको लगता है कि अगर उनको देखें जो उनकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, और उसके बाद जो है उनका वो वैक्यूम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि उनके बाद अभिषेक बनर्जी उसको उस तरह से बना पाएंगे या नहीं, उस करिश्मे को उस तरह से ट्रांसफर कर पाएंगे नहीं, ये अभी समय ही इसका जवाब देगा। लेकिन ये सही बात है, क्योंकि एक भी ऐसी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता या जातीय आधार पर बना हुआ कोई भी वोटिंग का समूह उनके पास नहीं है। ये उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता है, चूंकि जब कांग्रेस लेफ्ट से नहीं टकरा रही थी, तो लेफ्ट के साथ जो प्रदेश में जो लेफ्ट ने जिस तरह का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स किया था, उसको उसको वो चुनौती देने के लिए वो कांग्रेस से बाहर निकली। जितने लोग लेफ्ट के शासन के खिलाफ थे और उनको कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं थी, वो तमाम लोग वहां पहुंचे और उनका कारवां चल पड़ा था। तो ये मुझे लगता है कि आपकी बात सही है। जी, ममता इस वक़्त बहुत सारी रीज़न से घिरी हुई हैं। एक तो एसआईआर है जिसके ऊपर काफ़ी बात हुई है, जिसमें वो तकरीबन कह रही हैं कि भई 1.5 करोड़ वोटर्स का काट दिया उन्होंने नाम। एक वो बहुत बड़ा रीज़न है। खुद इनके पार्टी के अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा है, उस पे बहुत कम चर्चा हो रही है सर। जी। पार्टी के अंदर देखिए, पार्टी के अंदर तो बहुत चर्चा बीच में हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सा इसलिए खत्म हुआ क्योंकि जो सेंट्रल लीडरशिप ने ममता पर प्रेशर बनाने के लिए जो उनके आसपास के लोगों पर जब ईडी और उनकी सर्चेज हुई और वो लोग पकड़े गए, तो हमेशा आप जब भी देखेंगे संकट में बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं और चूहे जात छोड़ के भागना भी पड़ा। तो दोनों एक साथ दिखता है। मतलब एक मतलब ये फेनोमेना आपको सब जगह दिखेगा, या तो वो इकट्ठा हो जाते हैं जब आपके सामने आप कोई लाइन नहीं छोड़ते। ये कहा जाता है, इसलिए मिलिट्री उसमें भी एक स्ट्रेटजी में कहा जाता है कि हमेशा एक रास्ता दुश्मन को दो ताकि वो निकल के वहां से भाग सके। नहीं तो जब सारी दरबार कॉर्नर हो जाता है तो फिर वो आखिरी दम तक लड़ता है, क्योंकि जाने का तो कुछ होता नहीं है। तो उसी तरह से जब अब ममता बनर्जी के पार्टी के अंदर कुछ बचा नहीं था, चूंकि सब पर अटैक हो गया, अभिषेक पर भी हो गया, अभिषेक बनर्जी भी चले गए और ममता
खिलाफ तो इस तरह की कोई चीज उनको मिल नहीं रही थी, तो अभिषेक बनर्जी उस सारे को हैंडल करते थे। तो मुझे लगता है उसके बाद ये सब खत्म हो गया, क्योंकि पहले बहुत चला कि बुआ और भतीजे के बीच में बहुत झगड़ा है। याद होगा कि टीम अभिषेक कब्जा कर रही है वो, और तमाम चीजें। तो मुझे लगता है कि उसको शायद बीजेपी बहुत अच्छे से कार्व नहीं कर पाई। उस डिवीजन को बहुत ज्यादा शुरू तो किया गया था, लेकिन वो डिवीजन बहुत ज्यादा तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अणुबर्तो मंडल, पार्थो चटर्जी, ये तमाम लोग एक एक करके जब उनके ऊपर खतरे हुए उन तमाम लोगों ने, तो वहां किसी तरह का कोई डिवीजन बचा नहीं, क्योंकि ममता के बाद उनको ये समझ में आ गया कि अभिषेक ही, चूंकि वो उसी नाव में सवार है, तो वो लोग इकट्ठा हो सकते हैं। अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। रही बात उसकी कि जो हुमायूं कबीर है, दरअसल हुमायूं के साथ ये हो गया कि उसको सपने में ये लगा कि वो असली बाबर का बेटा है, तो वो सपने से बाहर नहीं आ पा रहा। और वो कई बार क्या होता है, हम लोगों ने बचपन में रामलीला में देखा होगा कि किसी पात्र को ये लगा दे, उसको ड्रेस पहना दी जाए, और फिर वो अगले दिन यही सोचने लगे कि वही वो रावण है या जो भी है। अगले दिन वो सुबह उठ के ऐसा ही बिहेव करने लगे, तो ये माना जाता है कि वो उस पर चढ़ गया है। तो हुमायूं कबीर के ऊपर उसने बाबर की जीवनी पढ़ ली, और उसके बाद उसको लगा वो असली बाबर का बेटा है, तो वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। और उसने जो 8 उम्मीदवार घोषित किए हैं, अपने सहित 8 बेलडांगा, और वहां से 2 सीटों से वो लड़ेगा, और बाकी तमाम पर उसने 6 और उम्मीदवार, वैसे उसने 134 उम्मीदवार लड़ने के लिए कहा था। देखिए, एक चीज तो वो क्लियर कर रहा है कि वो अपने राजनीति को जिंदा रखने के लिए ममता की राजनीति को धीरे धीरे बर्फ में लगा रहा है। क्योंकि देखिए, मालदा, मुर्शिदाबाद, या ये कालियाचक, या ये जो 24 परगना, दिनाजपुर उत्तरी, दक्षिणी, ये सब तमाम चीजें अगर हम लोग ये देखें कि मुस्लिम वोटों के सहारे ममता बनर्जी की गाड़ी चलती है, ममता बनर्जी उसी के सहारे खड़ी होती है। तो वहां तो ठीक है, जहां हम देख रहे हैं मुर्शिदाबाद में, ऐसा तो है नहीं कि वहां बीजेपी जीत जाएगी भाई। ज्यादातर जहां 70% मुस्लिम वोट आ गया, तो वहां जो भी जीतना तो वहां उन्हीं को है। वो बीजेपी तो वहां से निकलेगी नहीं, क्योंकि मुस्लिम वोटर से एक तरफा ये तो इंतजाम करते हैं। लेकिन वहां हो सकता है कि हुमायूं कबीर 2-4 सीटों में अंतर डाल सके, जो मुझे अभी भी, मैं आपको कहूंगा, ये अर्ली एजम्पशन है, क्योंकि देखिए मुझे मुस्लिम। ऐसा क्यों लगता है कि ये टीम बी ऑफ ममता बनर्जी है। इट इज नॉट, ही इज नॉट पार्टेड वेज। ये सब मे बी ममता की ये चाल हो, क्योंकि उनको टीएमसी कमजोर होते हुए नजर आ रही है कहीं पे। ऐसा कह पाना मुझे भी मुश्किल इसलिए भी लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसको बीजेपी का भी बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों के आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि हुमायूं कबीर को खुद उसने खड़ा किया। आपने देखा तो होगा ओवैसी, यूट्यूब पे होगा वो तो बीजेपी ओवैसी जो, को बीजेपी बताते हैं, पर कहीं से हाँ ओवैसी वही मैं टीम कह बी रहा ऑफ। हूं। तो बीजेपी को जो कोसते रहने वाला एक गैंग्स है, या जो जिनको हर बार लगता है कि मोदी इस चुनाव में हारेगा, मोदी रात भर अमित शाह सोए नहीं है, और वो देखते रहते हैं ऊपर से, मतलब बाकी कोई देख पाता है नहीं, उनको कोई पर पार्टी मुझे तो दफ्तर का कभी-कभी चक्कर। ऐसा लगता है कि उन्होंने ना स्टडी में, सिटिंग एरिया में सारी जगह सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं, हाँ, क्योंकि वो वो यहाँ नहीं, तक मुझे दिखा लगता है देते हैं कि मोदी और शाह के बीच में हुई गाली-गलौच, हाँ कॉलर वो तक सब, पकड़े गए। हाँ तो वो ये वो सब इस तरह के आइडिया हैं। तो मुझे लगता है वो है, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि उनको 7 करोड़ से ज्यादा पैसा मिल चुका इकट्ठा उस बाबरी मस्जिद के नाम पर। देखिए, अभी भी यहाँ समस्या इस्लाम की नहीं है, हिंदुस्तान में समस्या पाकिस्तान की है। हमेशा यहाँ जो आइडिया है पाकिस्तान का, वो कंटिन्यू सर्व करता है, और जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था वो पाकिस्तान गए नहीं थे, वो यहीं रह गए थे एक अगले पाकिस्तान की तैयारी में। और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप उस वक्त ये थी कि उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं था। आप ये सोच के देखो कि कोई आदमी ये कह रहा हो किसी को, सामने वाले को, कि मैं हिंदू नहीं हूं। वो लगातार बीजेपी कांग्रेस के किसी भी मैनिफेस्टो में शुरू से लेकर आखिर तक आप देखिए, वो हिंदुओं की पार्टी नहीं कहती। लेकिन मुस्लिम लीग ने उसके साथ बंटवारा यही कह के किया कि ये हिंदुओं की पार्टी है। तो आप सोच के देखिए कि एक पार्टी जो वहां बैठी है इसलिए कि वो हिंदुओं की नहीं है, वो खुद कह रही है, और दूसरी पार्टी उससे बंटवारा इसलिए कर रही है क्योंकि ये हिंदू है। तो आप उस हिंदू समुदाय की स्थिति सोचिए, जिसका कोई लेने वाला ही नहीं, जो उस पर कोई बात करने वाला ही नहीं। लिहाजा इस देश का डिवीजन भी हुआ। इस डिवीजन के बाद फिर कांग्रेस ने जिस तरह से तुष्टीकरण किया, उससे जो एक सनातन का जो एक आइडिया, या इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, वो ठगी सी महसूस की, उसको आपने देखा होगा। तो लिहाजा वो जो पाकिस्तान मेंटेलिटी के लोग थे वो यहाँ बने हुए रहे। उन्हीं लोगों ने, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसने पाकिस्तान बनवाया। जैसे यहाँ हिंदुस्तान में वोटिंग करने वाले लोग थे, उन्होंने वोट किया, वो यहीं रह गए। उसी तरह बंगाल में भी थे जिन्होंने लगातार मुस्लिम लीग को वोट किया, लेकिन वो यहीं रह गए,
वहां से हिंदू भागे और बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मुझे लगता है कि वो ताकत हमेशा बनी रहती है और वो जब भी उनको मौका मिलता है उसका इस्तेमाल करती है। बाबरी मस्जिद का मसला भी वही है, वो दरअसल एकदम उसको पैसा दे रहे, लेकिन वो चूंकि पॉलिटिकली शार्प है। अगर आप इसको ऐसे गौर करेंगे कि उन्होंने 1946 में वोट किया पाकिस्तान बनने के लिए, लेकिन वो आगे के लिए यहीं रुक गए। पाकिस्तान बन गया, उन्होंने पाकिस्तान बना दिया अपनी वोटों से, लेकिन यहीं रुक गए। वो इस तरह क्यों कर पाए? क्योंकि उनको मालूम है हम अपने वोट को, डेमोक्रेसी को ब्लैकमेल करने का काम कर सकते हैं, और हिंदुस्तान में उन्होंने डेमोक्रेसी को बार बार ब्लैकमेल किया है, उसको बार बार अपने घुटनों के अंदर झुकाया है। और जितने भी रीजनल कास्टिस्ट, जातिवाद के आधार पर बने हुए लोग हैं, जो पार्टियां हैं, वो हमेशा उनके लिए नेशन का या उसका कोई, मैं तो नहीं मानता कि वो इस आइडिया को रखते होंगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें अगर हम लोग गठबंधन की सरकारों में हमने देखा है यहाँ कि उन लोगों के लिए घुटनों के बल गिरना बहुत आसान रहता था, क्योंकि वो अपने परिवार की ताकत को बनाए रखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है उसी का फायदा आप यहाँ देखेंगे कि वो मस्जिद के लिए उसको नोट तो दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। उनको मालूम है बीजेपी से हमको खतरा है, तो हमको बीजेपी को खत्म करने के लिए हमको ममता बनर्जी को देना होगा, क्योंकि वो जीतती है। इसीलिए आप ये देखिए अखिलेश यादव को इतना वोट मिला, उनकी पार्टी को इतना कभी मुस्लिम लीग को भी नहीं मिला, मुसलमानों का राइट। इतना वोट। हाँ, नहीं तो मिला द एग्जैक्ट। सेम वे में आपको दिखेगा ममता बनर्जी, पिछली बार जब मैं चुनाव में घूम रहा था तो हमको साफ लग रहा था कि एक भी मुस्लिम वोट कोई नहीं जीतेगा। आईएसएफ का एक जीता, जिस फुरफुरा शरीफ को और जिन तमाम लोगों को पता नहीं क्या, सज्जाद अंसारी और ये पता नहीं क्या क्या कर देंगे तमाम लोग, तो कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक बार जब मुलायम सिंह यादव की पार्टी बनी थी सपा, और उसने अपने आप रास्ता अलग किया था जनता दल से, तो आप ये सोच के हैरान होंगे कि वहां इसकी पिटाई कर दी गई थी। जो खालापार में जो शाही इमाम है, जो जनता दल के लोगों को वोट करने के लिए कह के गया था, जबकि जनता दल का कैंडिडेट उससे पहले बार रिकॉर्ड मतों से मुफ्ती मोहम्मद सईद को जिता के भेजा था। तो इसीलिए ये मुस्लिम वोटिंग पैटर्न जो है हमेशा बहुत सजग रहता है, वो जानता है कि हमको क्या करना है, क्योंकि और उसका बनने के पीछे कारण ये है कि वो अपने वोट बैंक के सहारे बार बार हिंदुस्तानी नेताओं को अपने घुटनों में डाल के उनसे देश के खिलाफ कई बार, और अपने धर्म के नाम पर जो मस्जिद का बल्ब बदलवा दो या मस्जिद की दरी बदलवा दो, इस तरह की राजनीति में कामयाबी हासिल करते रहे। तो मुझे लगता है कि इसलिए हुमायूं कबीर अगर एक सीट जीत पाया तो बड़ा वो होगा, और ममता बनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं वहां पड़ना। मान लीजिए ममता बनर्जी अगर वो करती हैं, एक जनरल बातचीत है, तो आप उसको ये देखिए कि वोट तो रिवर्स पोलराइजेशन हो सकता है ना। राइट, बिल्कुल हो सकता है। सर आपको तो क्या लगता है, आप क्योंकि ग्राउंड से बहुत जुड़े रहते हैं, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग्स बहुत की हैं, आपको क्या लगता है इस वक्त क्या माहौल है वेस्ट बंगाल में? देखिए अभी तो ममता बनर्जी और वो बिल्कुल कांटे की टक्कर पे है। मैं तो नहीं मानता कि एकदम बिल्कुल आगे बीजेपी एकदम आगे लीड कर रही होगी, और ऐसे ही मैं ये नहीं मानता कि ममता बनर्जी पिछली बार की ताकत इस बार रखेंगी, क्योंकि 1.5 करोड़ से ज्यादा अगर कटते हैं, 58 लाख तो कट ही गए ना, इतने वोट तो कट ही गए हैं, वो तो मिल नहीं रहे हैं, वो तो आएंगे नहीं। और बाकी सब इनमें से जो अगर माइक्रो ऑब्जर्वर इनमें से 50% को भी लेते हैं, तो आप ये सोच के चलिए कि 75 और 50 सवा करोड़ लोगों के कटने का मतलब ये हो गया 7 में से 6 करोड़, यानी हर एक सीट पर आप सोचिए कितने वोट कट गए। क्योंकि ये जो वोट कट रहे हैं, अगर बीएलओ के साथ बहुत बड़ा खेल ममता बनर्जी करने में मतलब कामयाब नहीं होती है, तो ज्यादातर जो फर्जी वोटिंग करने की ताकत थी वो वहां बीजेपी के पास इतनी नहीं थी, क्योंकि वो फर्जी वोट के डलवाने की, उनको बनवाने की, मरे हुए लोगों के वोट डालने की ये ताकत सत्तारूढ़ पार्टी पे आती है, और जो क्रिमिनल पॉलिटिक्स का ज्यादा बड़ा हिस्सा शेयर करती हूँ। तो मुझे लगता है ममता बनर्जी के पास ये वहां ताकत थी, और चूंकि जब वो वोट ही नहीं होंगे तो आप डलवाओगे किसके? तो जो ये बड़ा अंतर है जीत का, आप देखेंगे कि ये एकदम बदल जाएगा। बहुत सारी कंस्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां मैं देख रहा था अभी कि जहां वोट 1 से 5 हजार में जो स्पेशली जीते वो। सदर्न सदर्न वेस्ट बंगाल में काफी चेंजेस एक्सपेक्टेड है। जी, उन्होंने कई सारे जिलों में, मतलब देखिए नॉर्थ बंगाल तो पूरी तरह से बीजेपी के पास था, और उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा होने की जरूरत नहीं। जो कोलकाता के आसपास का है, कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, वो उत्तर, इन सब में जो इस तरह से ममता बनर्जी ने एक तरफा पूरी तरह एनिलेट कर दिया था बीजेपी को, इसमें चेंजेस आ सकते हैं।
और यही बड़ी चीज है, क्योंकि यहाँ अगर एक बार घुस जाती है बीजेपी तो फिर उसको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और चूंकि बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बन ही चुकी है और बंगाल की राजनीति का ट्रेंड ये कहता है कि जो एक बार दल मुख्य विपक्षी दल बन गया वो सत्ता में जरूर आता है। राइट, बिल्कुल आता है। सर ये इनको कोर्ट्स से भी बैक टू बैक काफ़ी झटके लग रहे हैं ममता बनर्जी को। शी वाज़ एक्सपेक्टिंग कि उनको कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। चाहे वो एसआईआर का मामला हो, टीचर्स रिक्रूटमेंट का मामला हो, बॉर्डर पर ज़मीन देने का मामला हो बीएसएफ को। शी इज़ फीलिंग हरसेल्फ फर्स्ट टाइम हेल्पलेस इवन इन द लीगल मैटर्स। देखिए, एक तो ये था कि वो सीमाएं पार कर रही हैं। दरअसल अभी इस देश में बहुत बड़ा चेंज, मैं तो कई बार चीजें देखता हूं कि हमको आदमी के तौर पर या राज्य के तौर पर देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी ये देश का संवैधानिक ढांचा स्ट्रेस पे है। ये बिल्कुल स्ट्रेस है इसको, और आज नहीं तो कल इस पर बात होगी इस देश में। और चूंकि हमने अभी तक ये तय नहीं किया आजादी के बाद से, जो सबसे पहला सवाल हल करना था वो मुस्लिम वोटों के दबाव पे या मुस्लिम जिहादी कट्टरपंथी आइडिया की वजह से, कि हिंदुस्तान होगा क्या, हिंदुस्तान है क्या, भारत है क्या, ये तय करने की स्थिति में नहीं डिफाइन है। करना, हाँ, तो डिफाइन कैसे? आपने अभी तक अपने देश को किसी भी तरह से प्रतीकों में बांधा नहीं, वरना तो जो लोग 1947 में जब 1950 में जब राष्ट्रगीत बन रहा था, उस वक्त पहले 2 स्टेंजा गाने को तैयार थे वही मुसलमान नेता। आज वो जो छोटे से नेता हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हम वो भी नहीं गाएंगे। तो इसका भारत मतलब है माता की आपको, जय तक नहीं भूलेंगे, गाना तो दूर की बात है। मैं यही कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि आपने उस समय तय नहीं किया कि आपका देश होगा क्या। इसीलिए आपने ये भी तय नहीं किया कि रीजनल ताकतों को क्या मिलेगा, क्या चीज पर नेशन का स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से इस, तो आप ये देखेंगे यहाँ भी हो, बंगाल हो, या आप ये देखेंगे कि तमिलनाडु हो, या फिर आप उस तरह के नेता को देखिए, तेजस्वी यादव टाइप नेता देखिए, जो कहता है कि मैं वक्फ बिल कूड़े में फेंक देंगे। सेंट्रल के लॉ है ये सब। तो अभी ये सब चीजें ममता बनर्जी उस सीमा से बाहर जा रही थी। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो बॉडी है, चाहे वो कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां अब इंदिरा गांधी का जमाना तो है नहीं कि आप सांसद से सीधा हाई कोर्ट में बना दे, हाई कोर्ट से फिर निकाल के सुप्रीम कोर्ट का जज बना दे, फिर वापस ले जाके सांसद बना दे, फिर वो हाई कोर्ट जज बन जाए। तो ये सब चीजें तो चली गई। तो लिहाजा अब क्या है कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को खुला महसूस नहीं कर पा रही हैं, और वो जो काम कर रही हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसके दायरे में नहीं आ रहा है। जो ये माना गया था कि इस देश में शायद ही कोई ऐसी कभी हालात होंगे, ये कभी सोचा ही नहीं गया था कि भाई कभी ऐसा होगा कि कोई आदमी खड़े होकर कह देगा कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, भारत माता की जय नहीं कहेगा, लेकिन फिलिस्तीन की जय का नारा लगा देगा। चूंकि आपने उनकी जो अभिव्यक्ति के नाम पे उठा के अमेरिका यहां रख दिया, या वेस्ट का कूड़ा इकट्ठा करके कॉन्स्टिट्यूशन को आपने करके सोचा कि हम लोग इससे बहुत ही सुंदर बन गए हैं, और उसका हर कोई फायदा उठा रहा है। तो मुझे लगता है इसीलिए वो स्ट्रेस, चूंकि ममता बनर्जी जिस सीमा से बाहर जाना चाह रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो वैलिड लाइन है उसको भी छोड़ दीजिए, जो बहुत आगे छूट की लाइन है उसको भी वो पार कर चुकी। जो नो मैंस लैंड होता है, फिर बॉर्डर होता है, उसी तरह से वो नो मैंस लैंड को भी अब आगे जा चुकी। कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गई हैं कि वहाँ से अब इनको आप सबको वापस लाना पड़ रहा है कि मैडम वापस आ जाओ। जी जी। एक और जो मुझे लगता है बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है वेस्ट बंगाल पे। डेमोग्राफिक चेंज एक सर दूसरा था वोटर बैंक लाना थी अलग बात थी। पर ये जो करंट सर्कमस्टांसेस में हो रहा है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। अब आपने सर सुना होगा सॉरी मैं इससे पहले बांग्लादेश में आऊँ सर। आपने कल सुना होगा जागो माँ की जो गायिका हैं, उनको किस तरीके से धक्का मारा गया है स्टेज के ऊपर। सो मच सो दैट शी इज़ हाइडिंग इन हर होम नाउ। वो घर से बाहर नहीं निकल रही है डर के मारे। जी, देखिए, हम लोगों को, मैंने फिर कहा, मैं ये पहले ही सवाल के साथ जुड़ता जो मैंने पहले जवाब दिया कि आपके देश में ये तय नहीं किया ना भाई, तय आपके नहीं देश में तय नहीं किया। किया। ये तो सारी इसीलिए, चीज़ें जाना है। इसीलिए दरअसल जब भी आप ये कहते हो ना गंगा जमनी तहजीब, तो मुझे लगता है कि आप उस आदमी के जिसको जरा सा भी सच मालूम है उसके कानों में ये तेजाब की तरह गिरता है। क्योंकि गंगा जमनी तहजीब नाम की कोई तहजीब इस देश में नहीं थी, इस देश में कभी क्रिएट ही नहीं हुई। क्योंकि इस्लाम का सबसे ज्यादा बर्बर, घृणित और जो हत्यारा रूप है वो आपको यहां दिखा इस जमीन पे। विलियम डुरांट कहते हैं कि
दुनिया के सबसे ब्लडी अटैक्स जो मतलब जो जेनोसाइड्स हुए जो सब वो हिंदुओं का जेनोसाइड है। तो आपकी किताबों में वो जगह नहीं है। आप ये सोचते रहे कि नहीं मुसलमान, जैसे कल की एक डिबेट है जिसमें एक लल्लन टॉप नाम की एक वो है, तो उसमें वो जो उसका एक कैलाशनाथ मिश्रा टाइप करके बता रहा है, वहां वो खुदा या अल्लाह पे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं उसके एग्जिस्टेंस पे, लेकिन वो उसका नाम दे रहे ईश्वर। जबकि ये समझने की जरूरत है कि उस आइडियोलॉजी में जैसे ही आप अल्लाह के बराबर या ईश्वर को उसको रिप्रेजेंट करोगे तो आपके कत्ल हो जाएंगे। ये ब्लास्फेमी। बहुत समझने की जरूरत है कि आपके यहाँ के जो ये लोग तथाकथित बुद्धिजीवी बनते हैं, या ये जो यूट्यूबर्स हैं, या ये जो सब धर्म एक समान का नारा लगाते हैं, ये लोग हजारों लाखों लोगों की जान को जूते की नोक पर रखते हैं। ये लोग हत्यारे हैं, हत्यारों के गैंग की आवाजें लगाते हैं ये, क्योंकि सच नहीं देखने देते। दरअसल दीपू दास का कत्ल बार बार दोहराया जाना चाहिए। बांग्लादेश के उस हिंदू युवक की लाश को बार बार दिखाने की जरूरत है। उससे डरने की वो नहीं है कि आप ये कर रहे हो, क्योंकि उस आदमी की हत्या सिर्फ इसलिए हुई, उसने कहा कि सब धर्म एक बराबर हैं और जैसे सब जाके मिलते हैं उसी तरह। ये बात इस देश को विवेकानंद ने कही, स्वामी विवेकानंद। आप सोचिए अगर वो होता तो उनका कत्ल करने के लिए वाजिबुल कत्ल है बांग्लादेश में, तो वो शख्स इस तरह से कत्ल किया गया क्योंकि उसने ये कह दिया सब धर्म। यहाँ एक वामपंथी मैगजीन का, जो कि उसके दाढ़ी है पत्रकार की, वो कल का पत्रकार अपने आप को इतिहास का सबसे नायाब नमूना मान रहा होगा मार्क्स के बाद का, वो ये कह रहा है कि नहीं ईश्वर का अर्थ तो यही है अल्लाह। वो तो ये यूजलेस जो लोग हैं, जिनका मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कितना इस्लाम पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन वो इस बात को झुटलाते हैं जो अग्निजीता या शायद यही नाम है चक्रवर्ती, वो जो जो देवी रानी चौधरी की फिल्म का गीत वो गा रही थी, उसके बाद उसको कहा कि अब सेकुलर गाओ टाइप, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त ही नहीं है। आप ये देखिए जैसे जैसे ताकत आएगी, और चूंकि दुनिया में हो सकता है, अमेरिका में आप सब मान लेते हैं, अमेरिका में 4 शादी तो नहीं मांगते और किसी जगह तो नहीं मांगती, यहां मांगते हैं क्योंकि यहां आप देने के लिए तैयार है। यहां आपकी आक्रामकता उनकी आक्रामकता, उनकी गुंडई का लाइसेंस आपके नेताओं की घुटनों की उसको निकाल देता है, उसके तेल को घुटनों के। वो डरते हैं, उनको लगता है कि नहीं 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 ये तो। और वो देखिए, जब मैं क्या कह रहा हूं आप इसको ऐसे ही समझिए, मैं वंदे मातरम के उदाहरण से इसको कंफर्म क्लियर कर देता हूं। 1906 में ये 1872 में रचा गया, 1882 में आया, किताब में छपा, और उसके बाद फिर ये 1896 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वो माफ कीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिपिबद्ध वो किया, संगीतबद्ध किया और गाया। ये उसके बाद ये 1906 में ये किताब छपती है। 1906 में जो पहली बार मुस्लिम लीग का गठन होता है, तो उसमें इस पे बात होती है। उसके बाद एक मैगजीन में आता है कि साहब ये तो हम नहीं कर सकते। उसके बाद इस पर 1923 में जो मोहम्मद जौहर अली, जिसको यहाँ जो रोड है, अली रोड है, तमाम चीजें हैं जो जिसके नाम से, दरअसल इस देश में ये हुआ है कि चिकन्स ने, सारे लोगों ने, चिकन्स जितने हैं इकट्ठे होकर कैंट की फ्राइड को अपना प्राइड माना है, उनको नायक माना है। भेड़ों ने भेड़ियों को अपना रहनुमा माना है। तो आप ये सोचिए कि वो आदमी मीटिंग में अध्यक्ष भी है, चूंकि उस समय तक मुस्लिम लीग और उसके डुअल मेंबरशिप होती थी, तो वो आदमी वहां से खड़ा होता है, चूंकि दिगंबर पलुस्कर गा रहे हैं, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, मतलब आप सोचिए जो हिंदुस्तानी संगीत के पितामह की तरह माने जाते हैं हमारे मॉडर्न उसमें, वो गा रहे हैं, वो उठ के जाता है क्योंकि उसको सुनना नहीं है। और उसके साथ 200 मुसलमान चले गए जो उस सभा में शामिल थे, और इसके बाद इस पर विरोध शुरू हो गया। उसके बाद मुस्लिम लीग ने इसको विरोध मान लिया, और चूंकि उस वक्त कहा गया, चाहे वो मौलाना आजाद हो या कुछ भी, उन्होंने कहा कि पहले 2 तो ठीक है साहब, पहले 2 ठीक है जो स्टेंजास हैं, बाकी के आप हटा दीजिए। और कांग्रेस सरकार घुटनों के बल गिर गई। जवाहरलाल नेहरू उनमें से हैं जिसको ये हीरो बनाने की कोशिश करे, सभी लोग हैं वैसे, उसमें कोई नाम लेने की जरूरत नहीं। आप ये कहने लगो कि साहब सरदार पटेल या वो अलग करें, लेकिन आप जब किताबें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबके वहां उस समय घुटनों के बल गिरने में सब तैयार थे, सब लोग थे उसमें शामिल। मैं इस मामले में बाबा भीमराव अंबेडकर को कहूंगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे उनसे बेहतर समझ कांग्रेस के किसी नेता को नहीं थी। तो उन्होंने, आप ये सोचिए कि उस समय उन्होंने कहा कि साहब 2 गाएंगे, 2 मान लिए गए। आप उनके घुटनों पर गिर गए, और उसी दिन आपने पाकिस्तान पर फैसला कर लिया था कि हम पाकिस्तान देंगे। ये कांग्रेस ने उसी दिन फैसला कर लिया था, और 1937 में फिर आपने हटा दिया कांग्रेस ने 2 को छोड़ के। आज वो 2 भी नहीं मान रहे।
क्योंकि वो उनको मालूम है हमको क्या मानना है। और जब तक आप इस मेंटेलिटी से सीधा टकरा के संवाद नहीं करेंगे तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है। तब तक आपके यहाँ ये तो अभी बच्चियां गा पा रही हैं। अभी बांग्लादेश में हो क्या रहा है, बांग्लादेश में आप देख रहे हैं ना कि कोई भी महिला, हिंदू महिला की हिम्मत औकात नहीं है कि वो अब वो लगा ले, सिंदूर लगा ले, बिंदी लगा ले, तो बिना हिजाब के बाहर निकल आए। ये सब यहाँ बैठ के भाषण देने वाली वो सारी जो आरफा खानम या साइमा या कुछ भी, ये सब दरअसल ये इसलिए है क्योंकि वो एक ही हिंदुओं के थैली बीच में रह रही है। नहीं, वो एक ही थैली नहीं, हिंदुओं के बीच में रह रहे तो वो सही कर रहे, उनको मालूम है हमको यहाँ क्या करना है, उनको कोई गड़बड़ नहीं। दिक्कत आपके अंदर है, उनके अंदर थोड़ी कोई दिक्कत है। उनको क्या दिक्कत है, उसको मालूम है जैसे मुझे सीरिया जाना होगा मैं पहन लूंगी। उसको मालूम है कि दरअसल सर मेरे को हम लगता है कि ये जो चिकन नेक पे डेवलपमेंट्स आ रही हैं, मैं आपका ध्यान थोड़ा उधर ले जाना चाहूंगी। चिकन नेक पे जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो उससे ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा पुशबैक मिला है। क्यों? क्योंकि आर्मी के डिप्लॉयमेंट्स, इंटेलिजेंस का नेटवर्क, बीएसएफ की बढ़ती हुई गश्त, उधर से बांग्लादेश का इधर इन्फिल्ट्रेशन। अभी जब आप और मैं इधर बैठे रिकॉर्डिंग करने के लिए, इससे 5 मिनट पहले 19 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने पलटाया है। 19 बांग्लादेश। और ये मेरे ख्याल से दिन में मेरे ख्याल से 4 से 5 ऐसे इनके वो निकलते होंगे, पेट्रोल्स निकलते होंगे जहाँ पे ये पकड़े जाते होंगे। सर चिकन एग वाली जो डेवलपमेंट है, आई थिंक दैट इज वो चिकन एग ममता के लिए चिकन एग बहुत बड़ा बन गया है। बिकॉज़ जितना भी चिकन एग पे बयानबाज़ी हो रही है उसकी वजह से वेस्ट बंगाल के ऊपर निगरानी ज़्यादा, बिकॉज़ दैट इज़ एन एरिया फॉर इन्फिल्ट्रेशन। और चिकन एग सबकी निगाह में है। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया है, चिकन एग ज़्यादा करोगे तो तुम्हारा चिकन एग बना दूँगा। वो बोलने में भी तेज़ है। कोई अभी किसी टीवी चैनल के उस पे बैठे हुए हैं, आई थिंक कॉन्फ्रेंस पे, मंच पे, वहाँ पर उन्होंने सीधे-सीधे बयान दिया है। So chicken egg has backfired for Mamta big way. I think that is something which is she's feeling constrained now because entire focus has come on in Bangladesh side because of the chicken egg area. मुझे लगता है कि ये तो अलग चीज हो सकती है क्योंकि स्ट्रेटेजिकली अलग आइडिया है ये उसका Strategically उससे हो गया तो वो उस वजह से, बिकॉज बांग्लादेश का वो सॉरी वेस्ट बंगाल का ही वो एक्सटेंशन है, वो नहीं एरिया वो, अगर स्टेट वाइज लेकिन देखा मुझे जाए ये तो। लगता है कि वो थोड़ा सा इससे अलग हो सकता है क्योंकि स्ट्रेटेजिकली पार्ट है वो, कोई उसमें ममता बनर्जी का उससे कोई लेना देना इसलिए नहीं है, चाहे जो भी हो। चिकन नेक चूंकि हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है और हम उसको अब राइनो की नेक में बदल देना चाहते हैं। चिकन नेक नहीं रहेगी, वो राइनो की नेक हो जाएगी क्योंकि हमने अब कई सारे, पहले सिर्फ हमारे पास एलिफेंट हाशी है। मारा का इलाका था, अब हमने अलग अलग तरीके से किया है। तो वो तो पूरी जगह कोशिश करेंगे भाई, वो तो 4000 से ज्यादा किलोमीटर की आपकी सीमा जोड़ी है। आप मेघालय में, मैंने एक स्टोरी में कर रहा था हंसते हुए, तो मैंने फुटबॉल में खेल रहा था और मैं फुटबॉल खेलते हुए बता रहा था कि देखिए अब मैं बांग्लादेश में हूँ और अब मैं हिंदुस्तान में आ गया। तो ऐसे नहीं, करते मैं करते इसलिए खेलते मैं खेलते इसलिए कह रही थी तो कि वो अभी तक क्या हो रहा था, मुझे इसलिए चिकन एग का ज़्यादा ध्यान में आया ममता बनर्जी से, क्योंकि अभी तक वो कोई भी बहानेबाज़ी करके चाहे इंटेलिजेंस हो, आर्मी हो, सीएपीएफ हो, डिफरेंट एजेंसीज़ हों, उनको एवर्ट ऑफ कर देती थी। पर अब जब से ये शेख हसीना भारत में आई हैं और ये पूरा का पूरा गतिविधि अगर आप देखेंगे, रंगशाही, राजशाही और ये पूरा बॉर्डर एरिया, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर हैज़ बिकम अ हॉट स्पॉट इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, 5 अगस्त पिछले साल से लेके अब तक। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की कंटेनमेंट हो रही है उस एक्टिविटीज की वजह से। और उनको पता है कि अगर ज्यादा कुछ हुआ तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाने में सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे नहीं हटेगी। जी। नहीं, वो तो मैंने फिर कहा कि दो अलग अलग चीजें हैं। मैं उसको पॉलिटिकली नहीं देख सकता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उससे उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि वो तो उनको उस जिले में भी घुसने नहीं देगी। अभी आपने देखा ना, 2 मारे थे, अभी वो घुसने की कोशिश कर रहे थे कुछ दिन पहले, परसों वरसों हाँ, 2 मारे परसों गए परसों क्योंकि दो ये बीएसएफ ने आपके मारा। त्रिपुरा बॉर्डर पे जा चुके, आपके जीओसी जा चुके बॉर्डर्स पर। तो सिर्फ चिकन नेक से ममता बनर्जी को कोई फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। ममता बनर्जी को हर एक उस बॉर्डर से फर्क पड़ेगा जहां से इन्फिल्ट्रेट हो रहे थे और वो चले जाते थे, उनको बुला लेते थे यहाँ। याद होगा पिछले साल एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था कि वहां एक तस्करी पकड़ा गया था, उसने अपना नीचे पद्मा से नीचे सुरंग ही बना दी थी, रंग वो बना आराम से के सुरंग गया चल है वो, रहा है। शौक। यस। हाँ, तो और वो नहीं तो गोल्ड की ये, तस्करी करता था सर वहां से। हाँ तो इसमें शौक होने की जरूरत नहीं है। ये देश इस तरह के बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ है। इस देश में शौक इसलिए आपको होना नहीं चाहिए कि जिन देशों ने, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में वोट किया, जिन्होंने वो किया और वो बाद में हिंदुस्तान की संविधान सभा में बन गए मुस्लिम लीग के मेंबर, तो इसलिए शौक करने की जरूरत नहीं। ये सब यहाँ बना हुआ है, तो इसीलिए असली चीज पर शौक कीजिए आपकी। ये लोग
हार जाते हैं तो लगता है कि अरे ये कैसे हार गए, इन्होंने तो तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम जो इन्वेस्टलिस्ट है, इन्होंने बताओ ना कि आप हुमायूं को लगा बाबर उसका बाप है तो वो अच्छा हुआ वो यही अभी अफगानिस्तान से तमंचे लेके नहीं हमारी तरफ आ रहा, वो भी पाकिस्तान वही बनाने में लग गया। तो इस तरह के लोग जी। उसने दो सर दो हुमायूं को टिकट दिया है, मतलब वो दो 8 में से मुझे लग रहा है वो अकबर, जहांगीर, बाबर टाइप सब ढूंढ रहा होगा कि जिनके नाम से औरंगजेब। सॉरी, बट सर आपको नहीं लगता आप इतने सालों से जर्नलिस्ट रहे हैं, इतने आपने इतने बड़े-बड़े लोगों को अपने सामने बड़ा होते हुए देखा है, पॉलिटिक्स में और जर्नलिज्म में और डिफरेंट फील्ड्स में। आपको नहीं लगता ऐसे-ऐसे नमूने चुन-चुन कर कहाँ से आते हैं? आई एम श्योर यू नहीं, मस्ट आप हैव ये सीन तो नहीं दीज़ कह रही कि एग्ज़ाम्पल्स। मैं वहीं रह गया वो सब बड़े हो गए, ये कह रही हैं? नहीं, नहीं सर आपने उनको बड़ा मतलब पॉलिटिशियंस की बात कर नहीं, रही हूँ नहीं, सर। नहीं, ऐसे नमूनों को बड़ा होते नहीं, देखा है, दरअसल वही ऐसा नहीं होता, ये दरअसल राजनीति में मैंने फॉरगिव मी फिर आई कहा डिडन्ट मीन कि इट। जी। मैंने कहा कि एक चीज़ होती है गायत्री कि आपको ये देखना होगा कि उस कालखंड में किस तरह के लोग आपके सामने आते हैं। और देखिए डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात होती है जिसको वो बार-बार दोहराते थे। जैसे याद नहीं ध्रुव राठी का एक वीडियो था जब वो पद्मावत पर तारीफ कर रहा था, मतलब वो कौन-सी पिक्चर आई थी, मैं तो देखता नहीं पिक्चरें, तो उसका हाँ, अभी वीडियो था। धुरंधर पे रोने लग गया बेचारा, हाँ, हाँ। नहीं वो उसमें कह रहा था कि आप अपनी फ़िल्में बनाओ, आपके लोग अपनी नहीं हैं। अभी वो अपने आप को रोने लगा जब उन्होंने एक ही फ़िल्म बनाई, है ना? तो दरअसल इस तरह के जो लोग होंगे, आप ये सोचिए कि ध्रुव राठी जो जर्मनी में बैठा है, जिसकी हुँ। कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई समझदारी का कुछ का कोई मतलब नहीं, वो यहाँ से उठा के यूट्यूब से बना देगा, चैट जीपीटी से क्योंकि उठाएगा राहुल बना देगा। राहुल गांधी भी तो गए थे कहीं ध्रुव राठी से मुलाकात तो नहीं हुई? जर्मनी गए थे अभी वो। कहीं उनसे अब वो उनसे तो मैं नहीं मुलाकात तो बता नहीं पाऊँगा, हुई? उसका आया नहीं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, उसके आइडिया पे तो चलते ही हैं उन लोगों को, चूँकि राहुल गांधी के थिंक टैंक में अब कौन है? वहाँ उसमें देखे नहीं आपने सैम पित्रोदा बैठा है, एक कमरा है जिसमें 40 लोग बैठे हैं और वो जो चाहे कहता रहे। उनमें से जो आदमी सवाल पूछता है, वो बताता है कि मैं गया था हार्ट प्रोजेक्ट से कर्नाटक चुनाव कवर करने। तो वो तमाम लोग वही बैठे हुए, तो इसलिए उसमें कोई बहुत सर ही मैं सिंसेरिटी। मेरा पिछला जो क्वेश्चन मैंने वो ढंग से फ्रेम नहीं किया था और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं दोबारा से फ्रेम करूँगी। आपने अपने जर्नलिस्टिक करियर में बहुत सारे पॉलिटिशियंस देखे होंगे। आपको नहीं लगता है कि जो लेवल ऑफ पॉलिटिक्स है स्पेशली फ्रॉम द इंडी अलायंस पार्टनर्स वो बहुत गिरती हुई जा रही है, स्तर गिरता जा रहा है मोरालिटी पे, एथिक्स पे, अ, विज़न पे, जैसा भी आपने बताया विज़न्स को लेकर। उनके पास कॉन्क्रीट कुछ है नहीं और लोगों में भूख है कि हमें हमें ऐसे लोग चाहिए, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। दैट शुड हैव बीन माय क्वेश्चन सर। जी। नहीं, मैं इसको ऐसा कहता हूँ, मैं भी मेरे आंसर को रिफ्रेज़ करता हूँ कि आप उसको ऐसे समझिए कि थे वो सब वही, अब पर्दे उतर गए। चूँकि मैं उसी बात पर जा रहा था कि इस देश की जनता ने पढ़ना शुरू कर दिया। इस देश की जनता जानने लगी है। जैसे मोदी से लड़ने के लिए मैं मेरे शो पर मैं बात कर रहा था वीरेंद्र जी से, तो उन्होंने कहा कि इस देश में मोदी से लड़ने के लिए आपको पहले भारतीय बनना पड़ेगा। आपको भारतीय होना पड़ेगा। ये नई राजनीति है, ये नया हिंदुस्तान है। हो सकता है जब हम लाइव करते हैं, तो जो बोल रहे होते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ कि साइड में चलते हुए जिस पे मैं तैयार करके आया, उससे कहीं ज़्यादा तैयारी के साथ दर्शक बैठे हुए हैं। वो सुनते हैं, वो ये हाँ सर। जानते हैं कि ये जो भूख आज बढ़ जिस गई है। हाँ, तो नॉलेज की भूख बढ़ गई है अब लोगों में। नॉलेज मुझे वो ऐसा अपने देश को जानना चाहते हैं। ये जानना बड़ी चाहिए। चीज़ है। जिस मीडियम की वजह से आप कहीं और बैठी हैं, मैं कहीं और बैठा हूँ और हमें देखने वाले कहीं और बैठे हैं, इसने इस बात को तय किया कि हम लोगों का शक्तिपुंज जिससे हम उत्पन्न हुए, वो एक जगह है। तो ये बड़ी चीज़ है। ये नई चीज़ है। ये ये नया सर हिंदुस्तान। ये सर आपने मैं ये बोलूँगी फैंटास्टिक आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू का कि पहले भारतीय बनना पड़ेगा। ये बॉटम लाइन है और व्यूअर्स की भूख बढ़ गई है इसमें और धुरंधर उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। अभी तक इतनी मूवीज़ आई लेफ्ट, राइट, सेंटर 6 पैक, 8 पैक इधर-उधर। अब ये मूवीज़ टोटली स्टोरी बेस्ड सिर्फ़ भारत के ऊपर और भारत ने क्या सफ़र किया उसके ऊपर और देखिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। हाउसफुल जा रहे हैं सर मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे टिकट नहीं मिल गया 5 दिन से। मैं ढूँढ रही हूँ टिकट। जब तक मैं कोशिश करती हूँ अच्छा ये टाइम मिल गया बीच में लाओ मैं निकल के किसी तरह जाके देखा हूँ, तब तक वो हाउसफुल हो चुकी होती हैं। तो ऑडियंस बदल गई है और पर ये इनके हुँ। नकाब उतर गए। बदलने से भी ज़्यादा गायत्री आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की पहली फ़िल्म कौन-सी थी? कौन-सी थी सर? राजा हरिश्चंद्र।
राजा आपको हरीश। दूसरी देखनी होगी मिस पुंडलिक, तीसरी देखनी होगी नारद जी। दुनिया हिंदुस्तान की किसी भी क्षेत्रीय भाषा में बनने वाली पहली फ़िल्म हिंदुस्तान के जो धार्मिक प्रतीक हैं उनसे बनी है। तो हिंदुस्तान में ऐसे ही शुरुआत हुई थी। हिंदुस्तान में चूँकि महाभारत, रामायण यही हमारे तमाम दर्शन शास्त्र, दंडी की रामायण, तमाम चीज़ें, दश कुमार चरितम, ये सब दुनिया भर में दश कुमार चरितम तो जब जिसको हम इंडो चीन कहते हैं, यानी जो भारतीय चीन जिसको कहा जाता है इंडो चीन, यानी वियतनाम तक, थाईलैंड, कंबोडिया, वहां तक 10th सेंचुरी में वो किताब ट्रांसलेटेड हुई थी। अब थाईलैंड की बहुत सारे नाम जो है वो यहाँ के नाम है, हिंदुस्तानी नाम है। कंबोडिया में नदियों के नाम हिंदुस्तान के उस पर है। मेकोंग का नाम गंगा से आता है। तो ये सब चीजें इसलिए थी कि ये एक बड़ी निश्चित परंपरा कंटिन्यू थी जिसमें कोई ब्रेक नहीं था। लेकिन इस्लामिक इन्वेजन के साथ 1192 में हमने एक दूसरे से चर्चा करना बंद किया, तो वो खत्म हो गई। उसके बाद जब देश आजाद हुआ हमने दोबारा ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि देखिए आजादी की पूरी लड़ाई वंदे मातरम गीत पर चलती है 1905 के बाद से। उससे पहले 1905 में इसको शुरू कर दिया गया था, क्योंकि जब बंगाल डिवाइड किया गया उस वक्त इसको एक बड़े, उसके बाद उससे पहले भी देश की आजादी के दीवानों ने, उनको कोई मतलब नहीं था, वो नहीं जानते थे कि ये संस्कृत में लिखा गया बंगला में, वो जानते थे वंदे मातरम माँ की वंदना है, वो चूमते थे फंदा। तो उसके बाद आपने देखा उस गीत को आपने हटा दिया। उसके बाद आपने एक ऐसा राष्ट्रगान ले आए जो हो सकता है, मैं किसी भी तरह की कोई वो नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ जो संविधान ने हमको दिया, हमने मान लिया और हम उस पर खड़े होते हैं। जैसे ही बजता है तो हमको जहां भी हम उसी हालत में खड़े होते हैं, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का सिरमौर है। लेकिन आप सोचिए कि कितने आप, अगर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप जाके ढूंढ लीजिए, जितने दर्शक हैं जो सुन रहे हैं उनको भी है, आप मुझे बता देना जब वो रिएक्शंस देंगे कि कितने लोगों ने जनगण मन गाते हुए फांसी का फंदा चूमा है, वो बता देंगे। तो दरअसल ये आपके यहाँ डाइवर्जन की है। जैसे शुरुआत आपने की, फिल्में शुरू हुई, किस्मत फिल्म याद कीजिए, दूर हटो ये दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम लोग इस तरह की कहानियों के साथ आए और और वंदे मातरम पे तो एकदम रोंगटे खड़े होते थे, वंदे वो याद। फिल्म देखा नहीं। हाँ, तो वो दरअसल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा, 50s के 60s में नेहरू की रोमानिज्म, जो रोमांटिसिज्म थी, उसने सज्जाद जहीर जैसे दर हिंदुस्तान विरोधियों को और उन तमाम लोगों को वापस हिंदुस्तान लाए। उन तमाम इप्टा के नाम पे इस देश के खिलाफ, इस देश को टुकड़े करने वाले तिलचट्टों को उन्होंने ताकत दी। प्रगतिशील लेखक संघ के नाम पर इस तरह की जो जहर भरने वाले, वो उनकी मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैंने फिर कहा मुझे बहुत पसंद है। लेकिन वो इन देश के अंदर जहर भर रहे थे, वो इस देश को टुकड़ों में कर रहे थे। और फिर सलीम जावेद एंड कंपनी, जो दरअसल मैं कह रहा कि 47 में ये फैसला करना चाहिए था कि ये जो इस्लामिक इन्वेडर्स हैं, हत्यारे हैं, जो उनके वंशज हैं, जो बाबर का बेटा होने में अपने आप को महसूस करते हैं, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। उन लोगों को वापस किया जाना चाहिए था उसी देश में जहां डिवीजन, जिन लोगों ने वोट किया उनको तो इस देश में रखने का कोई मतलब ही तो नहीं था। रखने का मतलब ही नहीं था एक्चुअली, सेम टू सेम। बिल्कुल मतलब नहीं था जी। जी। बिल्कुल सही। लुक्स लाइक ममता सर, तो आपको लगता है धुरंधर मूवी का भी कुछ वेस्ट बंगाल पे असर पड़ेगा? मेरे को तो वो पूरी दुनिया पे असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पता नहीं, आप थोड़ा सा बताएं। मुझे तो नहीं लगता, कि मैं नहीं जानता इस बारे में क्योंकि मूवीज, लेकिन मुझे ये मानना है कि हम लोगों ने अच्छा आप ये सोच के देखो, जब मैं मीडिया भद्र नहीं लोग था, पॉइंट ऑफ व्यू से मीडिया सोच रही नहीं हूँ। था जब मीडिया नहीं था तो लोग कैसे बातें करते थे, लोगों आपस तक में कैसे जाती होंगी बातें। चूंकि हमारे यहाँ कवि भाट चारण एक परंपरा रही है, वो परंपरा सारी रही। परंपरा कम्युनिकेशन से जुड़ी है। धुरंधर हम्म। कम्युनिकेट करती है, इस देश की चीजों को कम्युनिकेट करती है। धुरंधर ये बताती है कि हमारे साथ क्या क्या किया गया। धुरंधर ये भी जोड़ती है कि जो अटैक हुआ, तो वो जो भी हिंदुस्तानी है उसको लगेगा, उसको तो लगेगा ना भाई। दरअसल एक बहुत ही आपको खूबसूरत आपको किताब क्या है, लगता है कि जी, सॉरी। मैं ये बताऊंगा कि जिसमें ये इन्फिल्ट्रेशन के बारे में तो चलो एक उसने किया है, उन्होंने नाम भी दे दिया, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, हमारे दोस्त अभिषेक सरन की लिखी हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स में अभी तक, वो मुंबई में है वो, उसने वो किताब लिखी जो ओरिजिनल है, जिसमें 5 ऐसे हिंदुस्तानियों का जिक्र है। और वो किताब अद्भुत है, जो ये बताती है, क्योंकि उसमें एक अधिकारी जो आईबी के थे, जो ऑपरेशन हैंडल करते थे, उनके तरफ से, मतलब मैंने तो चूंकि इंटेलिजेंसी कवर किया है तो मैं जानता हूं उसके उसमें। आप ये सोचो कि उन्होंने खतना भी कराया और उस रात वो रोते रहे, क्योंकि उनको वहां जाना था।
तो ऐसा बहुत लोग हैं, उनकी कहानियां एक बार सामने आएंगी तो लोग देखेंगे कि ये जो यहाँ बैठ के जो इस तरह के लोग भाषण देते हैं ईश्वर वाला, उसके साथ जोड़ते हैं, वो मूर्ख लोगों की जान, उनके लिए जान देने वाले लोग कोई और थे। वरना जी। उनको उसको इसी शब्द पे दीपू दास बना दिया जाता। अगर वो यही यही शब्द वो जाके पाकिस्तान में कह दे या बांग्लादेश में कह दे तो मैं हाँ, सुनूंगा। जी। सर भद्रलोक पे क्या असर होगा? भद्रलोक किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? इस बार कोई डिफरेंस है या सेम है? जरूर होगा, मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा पहले से ज्यादा होगा। भद्रलोक को मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा होगा। पिछली बार तो मैंने उस भद्रलोक में बहुत गुस्सा देखा था। जब भी हम कहते थे बीजेपी को सीट मिलेंगी तो वो कहते थे तुमको क्या पता, तुम हिंदुस्तान उधर से आए हो, तुम्हें हमारे बंगाल के बारे में कुछ नहीं पता है। बाहर तो पर हमने एक नारा कहा सर अभी तक इस बार एक नारा नहीं चला है। माँ माटी मानुष अभी तक उठाया नहीं है उसने ममता बोल ने, और दिया ना ममता को बंगाल वोट की भी। भाषा कोश। शुरुआत में उन्होंने वही किया कि बांग्ला, याद होगा, जिसमें कहा कि 22 लाख लोग हैं, वापस आ जाएं, मैं उनको भरण पोषण करूंगी। जब वो यहाँ से बांग्लादेशों के खिलाफ मुहिम चली थी, तो वो सब है, चूंकि जो चल गए तीर है उनको ढूंढ रहे होंगे अब के खेला होबे की बजाय कुछ और आने वाला होगा। हर चुनाव अलग अलग होता है। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे पे 1971 में आई ना, उसके बाद से वो नारा बस सेकेंडरी पार्ट हो गया। फिर अगली बार कुछ और देना होता था, फिर उससे अगली बार कुछ और देना हर बार होता था। नया चूरन हर बार। हाँ, तो वही होता पिछली बार राजनीति। ऐसे बेवकूफ बनाया था, इस बार आप नया कौन सा ड्रामा लेकर आएंगे बनाने के लिए? जी, जी। थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन इंटरेस्टिंग टॉक। सर का चैनल है, सर ने कम से कम 30 साल जर्नलिज्म को दिया है, मैं राइट सर? हाँ, मतलब 27 हम ईयर हो गए हैं। मैं राउंड ऑफ करके कह रही थी सर, 30 इयर्स ऑफ जर्नलिस्ट। कितने पॉलिटिशियंस आए चले गए, कुछ गिर गए, कुछ उठ गए। सारा निचोड़ सर का अपने चैनल न्यूज पॉइंट, धीरेन पुंदी न्यूज पॉइंट पर सर शेयर करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, बहुत डीप इनसाइट्स के साथ। प्लीज उनके चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और सर से हमारे चैनल पे तो मुलाकात होती रहेगी, पर उनके चैनल पे जाना नहीं भूलेगा। वैसे भी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन आ रहे हैं, सो यू मस्ट कीप अ कैच अप देयर। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हम सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर से दूर है, 8 लाख की फैमिली होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए, रिलेटिव्स के साथ, आपको फ्रेंड्स के बहुत साथ मेरी तरफ सब्सक्राइब। से अग्रिम बधाई, आपको बहुत जबरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का आशीर्वाद था जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। हमारे व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का, सबने बहुत लंबा साथ दिया है, और ये जर्नी मेरे लिए पर्सनली बहुत अप एंड डाउन रही है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।